बज गए हैं, वक्त हो गया है खास शो दंगल का। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। मॉनसून सत्र की कल से शुरुआत हो रही है। पहले की तरह ही इस बार के सत्र में हंगामे के पूरे आसार दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इस बार सरकार और विपक्ष के बीच तकरार कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। किसान के मुद्दे से लेकर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों और कोरोना की दूसरी लहर में बदइंतजामी जैसे मुद्दों पर कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष सरकार को घेरने की तैयारी में है। साथ ही आपको बता दें कि इस बीच आज बैठकों का दौर चला। शुरुआत पीएम मोदी की सर्वदलीय बैठक से हुई, जिसमें प्रधानमंत्री ने बहस को सार्थक दिशा में ले जाने की बात कही है। इस बैठक के अलावा एनडीए के नेता भी एक मंच पर आगे की रणनीति बनाने के लिए जुटे। वहीं लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने संसद के काम को ठीक से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक की। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि क्या इस पूरी कवायद के बावजूद विपक्ष के तेवर ढीले पड़ेंगे? क्या सरकार अपने एजेंडे को लागू कराने में कामयाब हो सकेगा, या फिर विपक्ष की तपिश के आगे सरकार का एजेंडा फेल हो जाएगा? इन्हीं सभी सवालों के साथ दंगल की इस बहस में और भी कई सवाल करेंगे, लेकिन सबसे पहले हमारी देखिए ये खास रिपोर्ट। दिल्ली में मॉनसून ने भले ही दगा दे दिया, लेकिन इस बार मॉनसून सत्र में जमकर सियासी बौछार होने के आसार हैं। कल से शुरू होने वाले मॉनसून सत्र से पहले ऑल पार्टी मीटिंग हुई। पीएम मौजूद रहे। 33 पार्टियों के 40 से ज्यादा प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया। सत्र को ठीक से चलाने पर चर्चा हुई। पीएम ने इस बैठक में सार्थक बहस पर जोर दिया। प्रधानमंत्री जी ने चाहा स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए। स्वस्थ और सार्थक चर्चा होना चाहिए, शांतिपूर्ण ढंग से होना चाहिए। जो मुद्दा उठाना चाहते हैं नियम और प्रक्रिया के तहत से वो सभी चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। पीएम शांतिपूर्ण बहस का संदेश दे रहे हैं, लेकिन विपक्ष के तेवर से नहीं लगता कि सरकार के लिए यह सत्र आसान होने वाला है। कोरोना की दूसरी लहर की भीषण त्रासदी के बाद संसद का यह पहला सत्र है। विपक्ष कोरोना की नाकामी को बड़ा मुद्दा बनाने की तैयारी में है। पेट्रोल डीजल की कीमत पर सरकार की घेराबंदी तय है। महंगाई, बेरोजगारी का मुद्दा भी गर्म है। कृषि कानून और किसान आंदोलन पर हंगामा होगा। चीन सरहद और राफेल का मुद्दा भी कांग्रेस संसद में उठाएगी। इसके लिए कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को दूसरी पार्टियों के साथ तालमेल बिठाने का जिम्मा सौंपा है। इसको चाइनीज बॉर्डर इशू, ये बॉर्डर इशू तो उठाने के लिए हमको सदन में राहुल जी की भी इच्छा है और ये सदन में भी हम उठाएंगे। समय जैसा मिलेगा उसी तरीके से एक एक इशू पे हम सारे मुद्दों को उठाएंगे। विपक्ष की अपनी प्लानिंग है और सरकार की अपनी। बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ भी रणनीति पर चर्चा की। पीएम के साथ ऑल पार्टी मीटिंग के बाद एनडीए के नेता एक मंच पर बैठे। मकसद साफ है कि विपक्ष की धार को कुंद करना। मॉनसून सत्र में 23 बिल और 6 अध्यादेश अहम है। सरकार का कहना है कि किसानों के मुद्दे पर पहले भी चर्चा हो चुकी है। अगर आगे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो फैसला लेगी वो किया जाएगा। ऐसे बहुत मुद्दे उन लोगों ने उठाया है और स्ट्रक्चर डिबेट के लिए जो नोटिस देना चाहिए बीएसी में माननीय स्पीकर और चेयरमैन जो अनुमति देता है उसका चर्चा होता है। हम तो इनकार नहीं कर रहे हैं और इससे पहले भी किसान का चर्चा हो गया है। पीएम मोदी से लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भी ऑल पार्टी मीट बुलाई, यानी संसद के सत्र को सुचारू रूप से चलाने पर पूरा जोर है। सरकार के सामने चुनौतियां कई हैं, मुद्दे भी बेहिसाब हैं। चुनावी मौसम करीब है, लिहाजा विपक्ष के सवालों की जोरदार बारिश की जो भविष्यवाणी हुई है, अगर वो गरज के साथ बौछार में बदल गई तो मोदी सरकार के सामने विपक्ष को साधना सबसे बड़ी चुनौती होगी। मंजीत नेगी, राहुल श्रीवास्तव, मौसमी सिंह के साथ हिमांशु मिश्रा, दिल्ली आज तक। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेशनल प्रवक्ता बीजेपी सैयद जफर इस्लाम साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। साथ ही हमारे साथ जेडीयू से अजय आलोक जी जुड़ गए हैं। अमी याग्निक जी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जो कि टीएमसी से, माफ कीजिएगा, कांग्रेस की प्रवक्ता है। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहला सवाल मेरा सैयद जफर इस्लाम साहब आपसे, क्योंकि कल से मॉनसून सत्र की शुरुआत होनी है और जाहिर तौर पर जो गड़गड़ाहट है
उसकी गूंज अब पहले से ही सुनाई देने लगी है। आज जो ऑल पार्टी मीटिंग हुई, जाहिर तौर पर सभी अपने एजेंडे के साथ तैयार हैं विपक्षी पार्टियां। महंगाई का मुद्दा, बेरोजगारी का मुद्दा, महंगा होता पेट्रोल डीजल, ये तमाम मुद्दे जिसके लिए आप शायद आंकड़ों के साथ तैयार हो, लेकिन इस बीच अगर आप जब जवाब देंगे इन सारे मुद्दों के, 33 बिल पेंडिंग है, 17 का इंट्रोडक्शन होना है, ये सभी कुछ सुचारू रूप से हो जाएगा, जिसकी बात प्रहलाद जोशी जी कर रहे थे। देखिए, अगर पिछला सत्र भी देखे बजट सेशन, उसमें भी बहुत प्रोडक्टिव रहा है सेशन, और पहले के इतिहास उठा के देखिए और अब जिस तरह से पार्लियामेंट फंक्शन करता है बहुत प्रोडक्टिव है। 90% जो है प्रोडक्टिविटी रहा है राज्यसभा का पिछले सेशन में, और 114% रहा है जो प्रोडक्टिविटी लोकसभा की। जाहिर है उसके लिए हमें बहुत कोशिश करनी पड़ती है और ऑपोजिशन बेंच को भी साथ लेकर चलना पड़ता है। जैसा आदरणीय प्रधानमंत्री जी भी ने कहा, हमारे लीडर्स ने भी कहा, हमारे बड़े मंत्री ने भी, पार्लियामेंट्री अफेयर्स मिनिस्टर ने भी कहा अभी साहब ने आपके, कि जो भी बातें करनी है हम मुद्दा पीसफुल एनवायरनमेंट में करेंगे। सदन इसीलिए होता है कि बातें जो है, जो लोगों से जुड़ी मुद्दे होते हैं उसका डिस्कशन किया जाए। लेकिन अगर आप सदन को नहीं चलने देंगे और वो जो एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन की तरह नहीं बिहेव करेंगे, तो जाहिर है कि आप देश में जो पार्लियामेंट में जो जितने बिल्स पास करने हैं वो पास होने में थोड़ी दुविधा होती है, तकलीफ होती है। इसलिए मैं तो आग्रह करूंगा, जो भी ऑपोजिशन पार्टीज के नेता यहाँ पर अभी याग्निक जी भी हैं, यही कि सबको कंस्ट्रक्टिवली देश के हित में सोचते हुए हर चर्चा कीजिए, बिल पे चर्चा कीजिए, पास कीजिए, और सदन को चलने में समर्थन जितना हो आपको अपोजिशन लीडर के हैसियत से जो समर्थन देना चाहिए वो समर्थन दीजिए। इसलिए कि अगर बिल पास नहीं होगा तो इसका देश का नुकसान होता है। आप हंगामा करेंगे पार्लियामेंट में, उससे नुकसान जो है वो देश का होता है। इसलिए आप चर्चा कीजिए, चर्चा के लिए हम बराबर तैयार हैं। हर बार हमने हर चीजों की चर्चा की है, सैयद जफर इस्लाम जी, जो भी मुद्दे हैं उस पर चर्चा करें। हंगामा कोई पहले से सोच के तो आता नहीं है, लेकिन सवाल तो पूछे जाएंगे, क्योंकि जो कोविड की जो सेकेंड लहर थी उसके बाद जिस तरह की बदइंतजामी देखी गई, जिस तरह की वैक्सीन शॉर्टेज देखी गई, उसको लेकर भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। और अमी याग्निक जी से भी मेरा इसी से जुड़ा हुआ सवाल है। अमी जी, जिस तरीके से सेकेंड वेव में कोविड मैनेजमेंट केंद्र सरकार ने किया, जिस तरह की वैक्सीन शॉर्टेज तमाम राज्यों ने देखी, खास तौर पर बिहार की भी बात करेंगे क्योंकि हमारे साथ अजय आलोक जी भी जुड़े हुए हैं। बिहार में किस तरीके से 6 करोड़ वैक्सीनेशन इन 6 मंथ्स का जो टारगेट रखा गया, कहां तक पहुंचा है वो लक्ष्य, वो हम अजय आलोक जी से पूछेंगे। लेकिन आपसे मेरा ये सवाल कि कल मॉनसून सत्र की शुरुआत है और ऐसे में सब कुछ हंगामे भरा ना हो, बिल्स पास हो जाएं, बिल्स का इंट्रोडक्शन हो जाए, लेकिन साथ ही जो 5 सूत्रीय एजेंडा है कांग्रेस का, वो भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, क्योंकि ये 5 चीजें आम जनता से जुड़ी हुई हैं, उनकी जेब से जुड़ी हुई हैं, महंगाई से जुड़ी हुई है, पेट्रोल डीजल की बढ़ती बेतहाशा कीमतों से जुड़ी हुई हैं। देखिए, हर सेशन में कानून बिल तो आते हैं और पास भी हो जाते हैं। पिछले सत्र में आपने बजट का सेशन था तो उसमें लेजिस्लेटिव बिजनेस ज़्यादा नहीं होता है, पर उससे आगे आपने देखा कि जिस तरह कृषि बिल को जैसे बुलडोज कर दिया, किसी को बोलने नहीं दिया, उस पर चर्चा ज़्यादा नहीं हुई, एक साथ इतने बिल लेके आए, उसको ना तो कोई स्टेक होल्डर को सुना, ना तो कोई कमेटी को भेजा। तो ये बात तो रहेगी कि विपक्ष कहेगा कि भाई हमें आराम से इस कानून पे सुनो, ये कानून हमारे लिए नहीं है, देश के लिए है, देश के किसानों के लिए। इतना सारा बताने के बाद भी ये इतनी जल्दबाजी में वो लेके आए, किसी की नहीं सुना, और हंगामा तो होएगा क्योंकि जो आते हैं वो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं देश के नागरिक के, तो वो तो मुद्दा उठाएंगे कि भाई हमको वापस जाके हम क्या कहेंगे कि हमारी बात नहीं सुनी जाती है। तो ये एक माहौल आपने देखा कि नहीं सुनना विपक्ष को, ऐसे समझ लेना कि विपक्ष नहीं है, विरोधी पक्ष है। तो ये भी एक रवैया बहुत ठीक नहीं है। पर सबसे ज्यादा मुद्दा, इंपॉर्टेंट मुद्दा और बड़ा मुद्दा होगा वैक्सीन का। अभी जो सेकेंड वेव आई उसके बाद कई राज्यों में आज सेकेंड डोज नहीं मिल रहे हैं, कई सेंटर्स बंद हो गए। पहले आरटीपीसीआर के सेंटर्स खुलते थे, वो टेस्ट नहीं होता था, वो बंद हो जाता था। अभी वैक्सीन नहीं मिल रही है, कई जगह पे लाइन में खड़े रहते हैं लोग, उनको वैक्सीन नहीं मिल रही है। आपने देखा वेंटिलेटर्स, ऑक्सीजन सप्लाई का क्या हाल हुआ, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में क्या हुआ, बड़ी हॉस्पिटल में क्या हुआ, लोग मर गए, कोई आंकड़े नहीं मिल रहे हैं। तो ये मुद्दा सबके साथ 130
करोड़ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है, हेल्थ की बात है, उनके जिंदा रहने की बात है, और कोरोना महामारी पूरे विश्व में है। बाकी देशों में सब जगह भी ये वैक्सीन दिया जाता है, पर हमारे वहां हमारी कंट्री हमारा देश वैक्सीन में नंबर 1 था। वो आज अब हमारी वैक्सीन हमने और देशों को दे दी, तो सब सवाल तो पूछे जाएंगे और शासक पक्ष को जवाब देना ही पड़ेगा। नंबर 1 था वैक्सीन देने में, वो पिछड़ क्यों गया सैयद जफर इस्लाम साहब? क्योंकि आपके पास तो हमेशा आंकड़े तैयार रहते हैं, और कुछ आंकड़े मैं भी आपको यहाँ पर बताना चाहूंगी, क्योंकि इस वक्त जो जून का CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इन्फ्लेशन का आंकड़ा है वो है 6.37, जिसमें पल्स इन्फ्लेशन 10.01, फ्रूट इन्फ्लेशन 11.82, ट्रांसपोर्ट इन्फ्लेशन 11.56 और ऑयल इन्फ्लेशन 34.78% है। यानी कि तेल जो रोजमर्रा के काम आता है, यानी कि ट्रांसपोर्ट जिससे सारी कीमतें जुड़ी होती हैं, फ्रूट, पल्सेस जो आमतौर पर चीजें हैं, वो इतना ज्यादा बोझ डाल रही है आम आदमी पर कि उसका जीना मुहाल हो गया है। एक तरफ तो जॉब लॉसेस हो रहे हैं, सैलरी कट्स हो रही हैं, और दूसरी तरफ इतनी ज्यादा महंगाई। देखिए नेहा जी, समझना पड़ेगा ये असाधारण समय है। अमित याज्ञनिक जी को जब ये बात कर रही है सेकंड वेव के बारे में, तो जाहिर है कोई साधारण समय के बारे में बात नहीं कर रही है, असाधारण समय के बारे में बात कर रही है। और पैंडेमिक के समय जब आपको लॉकडाउन करते हैं, जिस स्टेट में कांग्रेस है वहां भी लॉकडाउन हुआ है, जिस स्टेट में कांग्रेस नहीं भी है वहां भी लॉकडाउन हुआ है। जाहिर है लॉकडाउन मजबूरी थी, और जो ये लॉकडाउन का मेजर स्टेट ने अपने हिसाब से लिया, और उसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उसमें फर्क पड़ा है। जब इकोनॉमिक एक्टिविटी फर्क पड़ेगा तो जाहिर है सरकारी निज़ाम से जो पैसे आमदनी, जो सोर्स ऑफ रेवेन्यू सरकार के कम होती है, तो सरकार जो सोर्स से अभी रेवेन्यू ले सकती है, इसलिए कि हम आम नागरिक को छोड़ नहीं सकते। आम नागरिकों के लिए, एक गरीब आदमी के परिवार के लिए सरकार ने अपने पूरे खजाने खोल दिए हैं। तो जो रेवेन्यू से जो आ सकता है अभी रेवेन्यू, उसमें से हमने लिया है। ये मजबूरी है कि ग्लोबल प्राइसेस जो है उस पर भी अपवर्ड प्रेशर है। जो क्रूड के, जो प्रोड्यूसिंग नेशन हम नहीं है, जो प्रोड्यूसिंग नेशन है वो जो है वो इनको ये समझना पड़ेगा कि हिंदुस्तान के पास गैस ऑयल नहीं है, तो अगर ऑयल नहीं है तो जाहिर है हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, और इंपोर्ट करना पड़ता है तो इंटरनेशनल मार्केट में जो प्राइस उस पर करना पड़ता है। और जो खासकर जो प्रोड्यूसिंग कंट्री है ओपेक जो है, उसने प्रोडक्शन बढ़ाया नहीं, सऊदी अरब ने बढ़ाया नहीं, इससे अपवर्ड प्रेशर आ गया प्राइस पे, थोड़ी सा ऊपर प्राइस बढ़ रही है। लेकिन मैं फिर भी ये कह रहा हूं कि हमारा जो मैंडेट है 4% जो इन्फ्लेशन का, वो 2-3 बार हम बातें करेंगे। 4% जो इन्फ्लेशन का, 2% और 2% अपर प्लस माइनस में मार्जिनली ऊपर गया है। लेकिन अगर आप WPI देखिएगा तो WPI जो है वो बहुत ज्यादा है CPI से। इसका मतलब ये है कि ये टेम्प्रोरी, पहली बात ये टेम्प्रोरी है, बहुत कम समय में ठीक हो जाएगा। और दूसरी बात के ये जो है वो सप्लाई चेन डिसरप्शन के वजह से हुई है, इसलिए कि जो WPI जब बढ़ता है मतलब कि इनपुट कॉस्ट उस वक्त टेम्पररी कोई डिसरप्शन से बढ़ा है, जो रॉ मटेरियल्स के प्राइसेस बढ़े हैं उसके टेम्पररी, उसकी वजह से है। ट्रांसपोर्टेशन का इंपैक्ट है 7-8% जो आप बता रहे हैं, जो चेन वो इंटर रिलेटेड है, सब कुछ एक दूसरे पर निर्भर है, डिमांड सप्लाई का भी। मैं कह रहा हूँ कि 7-8% उसका इंपैक्ट है, ठीक है। लेकिन ये सारी चीजें जैसे जैसे लॉकडाउन खुली, नेहा जी, जैसे जैसे लॉकडाउन खुला है, ईज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की वजह से ये प्राइसेस भी टेम्पोररी है, खत्म कम हो जाएंगे, इन्फ्लेशन भी कंट्रोल हो जाएगा। लेकिन मैं सिर्फ आपको इसलिए बोला कि अगर 2013 में आप एक बार जाके झांक के देखिए तो उस वक्त WPI जो है वो नीचे था, CPI बहुत था, मतलब फंडामेंटली सब चीज के प्राइस बहुत बड़े हुए थे। अभी जो है टेम्पररी जो है डिसरप्शन की वजह से बढ़े, ये बहुत बड़ा फर्क है। तो इस डिसरप्शन को ठीक करने के लिए सैयद जफर साहब, इस डिसरप्शन को ठीक करने के लिए नी जर्क रिएक्शंस की भी जरूरत थी। आपके सामने नी जर्क रिएक्शंस जो पहले, क्योंकि ये कोविड मैनेजमेंट का समय है, ये आम समय नहीं है। इसको आप 2013 से 2011 से और 2014 जिसके पहले आपकी सरकार नहीं थी उससे कंपेयर नहीं कर सकते। मैं आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। कॉन्सेप्ट अजय आलोक जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। अजय जी, आप समझते हैं इकोनॉमी, अजय जी, क्योंकि वैक्सीन इस वक्त देश के लिए बहुत अहम मुद्दा है। मैं लौटूंगी आपके पास सैयद जफर इस्लाम। वैक्सीन इस वक्त देश के लिए बहुत अहम मुद्दा है।
ये कोशिश की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग सके ताकि हम थर्ड वेव से निपट सके, अगर थर्ड वेव आती है तो। जो 6 करोड़ वैक्सीनेशन का लक्ष्य तय किया गया था 6 महीने के लिए, उसकी स्थिति क्या है ये मैं आपको बता देती हूं। 11 डिस्ट्रिक्ट्स में अभी 0 वैक्सीनेशन हुआ है बिहार में। जून 27 को 35,135 वैक्सीन लगी थी, जो घटते घटते जून 30 तक 22,699 तक पहुंच गई। यानी कि ये डाउनवर्ड ट्रेंड है वैक्सीन लगने का। तो जिस तरह की बातें कही जा रही थी कि बिहार को इतनी वैक्सीन लग जाएंगी, क्योंकि सेकेंड वेव में बिहार उन प्रदेशों में से एक था जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था कोविड से। वहां के अस्पतालों की, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर की हमने हालत तस्वीरों के जरिए देखी थी। अजय आलोक जी। नहीं नेहा जी, सेकेंड वेव में निश्चित तौर पे बिहार भी प्रभावित हुआ था और उससे हमने सीखा भी है। इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां तक बात है तो हर अस्पताल में ऑलमोस्ट अब ऑक्सीजन प्लांट लग चुके हैं। प्रखंड स्तर के, डिस्ट्रिक्ट स्तर के लेवल पे अब सदर अस्पतालों में ऑक्सीजन प्लांट कार्यरत हो चुके हैं। वैक्सीनेशन की जहां तक बात है तो बिहार में अभी तक 2 करोड़ 8 लाख, कल तक की फिगर में बता रहा हूं आपको, 2 करोड़ 7 लाख या 8 लाख लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। इसमें पहला डोज 1 करोड़ 74 लाख है, दूसरा डोज लगभग 39 लाख लोगों को दूसरा डोज भी लग चुका है। हमारा लक्ष्य बिल्कुल है कि 31 दिसंबर तक 6 करोड़ लोगों को हम वैक्सीन दें। सही बात है, वैक्सीन की उपलब्धता एक चैलेंज है, लेकिन केंद्र भी पूरा सहयोग कर रहा है। जैसे जैसे वैक्सीन मिल रही है वैसे वैसे हम लगा रहे हैं और हमारी कोशिश ये है कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीनेट हो जाए। 2 डोज लगाने का हमने लक्ष्य रखा है 31 दिसंबर तक। उम्मीद हमें है कि अगर सही मात्रा में उपलब्धता रही, जैसे भारत सरकार ने भी कहा है कि अगले महीने से उपलब्धता और बढ़ेगी कोवैक्सीन की और कोविशील्ड की, और अन्य वैक्सीन भी आ रही है, तो मैं उम्मीद करता हूं कि हम इस लक्ष्य को कहीं ना कहीं प्राप्त जरूर करेंगे, या नहीं तो इसके प्राप्ति के बहुत नजदीक होंगे। अजय जी, बिहार के लिए इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? कोविड को लेकर सबसे बड़ा चैलेंज क्या है जिसको एड्रेस किया जाना है? नहीं, बिहार के लिए भी कोविड को लेकर हमारा सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि हम वैक्सीनेशन ड्राइव कैसे और ज्यादा तेज करें और हमें टीके की निर्बाध आपूर्ति होती रहे। इसके लिए केंद्र सरकार भी प्रयासरत है और लगातार स्वास्थ्य सचिव से, हमारे स्वास्थ्य सचिव मंत्री लेवल पे बिल्कुल संपर्क में हैं और वो लोग भी कोशिश कर रहे हैं कि उपलब्धता ज्यादा। देखिए, बिहार और यूपी 2 स्टेट अगर आपके पूरे वैक्सीनेट हो जाते हैं तो स्ट्रेट अवे आपका 1/3 आबादी आपकी भारत की सिक्योर हो जाती है, क्योंकि लगभग 28-29 करोड़ और लगभग 13 करोड़ 42 करोड़ की आबादी इन 2 राज्यों में है। तो इनको सिक्योर करना सबसे जरूरी है। इस 42 करोड़ में आप वयस्क आबादी निकाल दीजिए तो बच्चों की आबादी सिर्फ 10 करोड़ की होगी। हमारे लिए सबसे बड़ी चिंता बच्चों की भी है, क्योंकि बच्चों की वैक्सीन का अभी तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार अगस्त से पहले शुरू होने के आसार नहीं है, और थर्ड वेव में सबको ही कह रहे हैं कि बच्चे इफेक्ट हो गए। तो इसलिए हम चाहते हैं कि बच्चों को बचाने के लिए सबसे जरूरी है कि सारे वयस्क कम से कम वैक्सीनेट हो जाएं, ताकि बच्चों को ही बचाव हो सके, अगर तब तक हम वैक्सीनेशन शुरू नहीं कर पाए बच्चों का। तो आपको नहीं लगता अजय जी, जो बाढ़ राज्य के लिए आज की तारीख में वैक्सीनेशन, जो तमाम तस्वीरें अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से, अलग अलग जगहों से आ रही हैं बिहार की, जहां पर बहुत ज्यादा इस वक्त बाढ़ की विभीषिका देखी जा रही है, वहां पर इस तरह के जो इंतजाम है वैक्सीनेशन को लेकर या फिर किसी वैक्सीनेशन ड्राइव को लेकर, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुए हैं? क्योंकि अभी तो इस वक्त चुनौती उस बाढ़ की विभीषिका से लड़ने की है। नहीं, बाढ़ से तो हम हर वर्ष लड़ते हैं। बाढ़ कोई बिहार की बाढ़ नहीं है, ये तो नेपाल से बाढ़ आती है। बारिश ज्यादा हो गई तब स्थानीय नदियों का जलस्तर बढ़ता है, लेकिन मुख्य कारण तो नेपाल का हाई डैम है। ये हर साल की कहानी है, तो उसके लिए तो हमेशा हम तैयार रहते हैं 24 घंटे। मैं तो आज तक को धन्यवाद दूंगा। आपकी टीम ने खुद दिखाया कि कैसे बाढ़ग्रस्त इलाकों में नाव पे जा जाके, हमारी वैक्सीनेशन टीम गांव में जा जाके बाढ़ डूबे हुए गांवों में जाके वैक्सीनेट करवा रही है। स्वास्थ्य कर्मियों को सल्यूट है कि इस कठिन परिस्थिति में वो प्रतिदिन एक एक टीम, जिसमें 3 से 4 आदमी होते हैं, 100-200 का लक्ष्य लेके जाते हैं और लक्ष्य से ज्यादा अचीव कर रहे हैं बाढ़ग्रस्त एरिया में। तो काम निरंतर युद्ध स्तर पे जारी है और हर राज्य सरकार ने इसे जारी रखा है, क्योंकि यही एक अस्त्र है जिससे हम कोरोना से लड़ सकते हैं। लौटूंगी मैं आपके पास। अप्रूपा पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, टीएमसी से हैं। अप्रूपा जी, आपके राज्य में इस वक्त सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? क्योंकि पहले भी हमने आपके सीएम को ये कहते सुना था आंकड़ों के साथ कि वैक्सीन की कमी है और ये मुद्दे एड्रेस किए जाएंगे। कल जब मॉनसून सत्र की शुरुआत होगी तो आपके ही तमाम सांसद इस मुद्दे को उठाने वाले हैं। कोविड रिलेटेड सिचुएशन पश्चिम बंगाल की और साथ ही जो बेरोजगारी दर है वहां पर, उसमें भी उछाल देखा गया है। ये तमाम मुद्दों के साथ कल टीएमसी तैयार है। देखिए नेहा जी,
ये कोरोना परिस्थिति से पूरा देश, पूरा विश्व लड़ रहे हैं और बंगाल में भी हर वेव में, फर्स्ट वेव, सेकेंड वेव में हमारे मुख्यमंत्री जो है इसको जोर शोर से लड़े हैं और पब्लिक को जागरूक किए हैं। सबसे बड़ी बात, जब से वैक्सीन आए, ममता बनर्जी ने बार बार केंद्र को चिट्ठी लिखे हैं कि वैक्सीन ममता दीदी खरीदने के लिए भी तैयार है, लेकिन पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन हम लोगों को नहीं मिल रहा है। ये दुर्भाग्यजनक बात है, क्योंकि देखिए कोरोना एक ऐसा महामारी है जहां पर वो किसी जाति धर्म को देख के वो महामारी नहीं होते हैं। यहाँ पर हम लोगों को सबको बचाना है और टाइम पर वैक्सीनेट करना है। आज थर्ड वेव का बात आ रहा है, आप बताइए दूसरे देशों में, इवन अमेरिका में और भी कुछ देशों में बच्चे को वैक्सीन लग चुके हैं, लेकिन जहां थर्ड वेव में सब एंड ऑफ अगस्त WHO ने कह दिया, एम्स ने कहा, एम्स ने भी कहा कि थर्ड वेव में सबसे ज्यादा बच्चों का आशंका है। उस जगह पर अभी तक हम लोगों ने इसका लिस्ट नहीं बना पाए या कब से बच्चों को वैक्सीन दिया जाए, इस तरह का कोई भी गाइडलाइंस केंद्र के तरफ से नहीं आया है। और बताइए कि जिस हिसाब से हमारे इलेक्शन के बाद आपने देखा कि दूसरे राज्य से, चाहे वो यूपी से हो, बिहार से हो, लाशों को सही तरीके से ये लोग नहीं क्रेमेटोरियम में बर्निंग या दफना के नहीं कर, उन लोगों ने जिस तरह पानी में छोड़ दिए, ये तो बात सही नहीं है। जफर इस्लाम साहब से इसका जवाब लेते हैं। सैयद जफर इस्लाम, जहां जहां जिन राज्यों में आपकी सरकार नहीं है वहां वैक्सीन पार्शियलिटी की जा रही है या नहीं? देखिए, बड़े अफसोस के साथ कह रहे हैं कि सांसद होके कम से कम थोड़ी मर्यादा रखनी चाहिए। हम सभी लोगों को वैसी बात करनी चाहिए जिसमें तथ्य हो और लोगों को गुमराह करने वाली बात नहीं करनी चाहिए। मैं उनसे, अफरोशा जी से रिक्वेस्ट करूँगा कि इस तरह की जो बात नहीं करनी चाहिए उनको नेशनल टेलीविज़न पे, जो तथ्य से बिल्कुल हटके है। हर स्टेट को मालूम है कितना वैक्सीन आने वाला है, हर उनसे सबसे डिस्कशन होता है, चीफ सेक्रेटरी लेवल पे हर से डिस्कशन होता है, आपको कैबिनेट सेक्रेटरी से बात होती है, सब कुछ मालूम है। ये बेतुकी बातें जो कह रही हैं आप, उसमें कोई सच्चाई नहीं, कोई तथ्य नहीं है। मेरे ख्याल से आप एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन होने का नाते नहीं, बल्कि आपको एक रिस्पॉन्सिबल लॉ मेकर के हैसियत से ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। आपको गुमराह नहीं करना चाहिए। प्रॉपर एलोकेशन हो रहा है, चाहे कोई इसमें कमी नहीं है। चाहे अब देखिए, महाराष्ट्र तो भारतीय जनता पार्टी का स्टेट नहीं है, आप वहां वैक्सीनेशन देखिए, आप जरा देखिए, और दूसरे स्टेटों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। अरे भाई, राजस्थान का नंबर देखिए, बात भी तो सुन लीजिए, महाराष्ट्र का नंबर देखिए, जी की भी तो बात सुनिए, क्या कह रही है, एक बार सुन लेते हैं एक बार। नेहा जी, सैयद जफर साहब ने कहा है कि लॉ मेकर होने के नाते इस तरह का, देखिए जहां लॉ मेकर भूल जाते हैं कि वो देश के प्रधानमंत्री है, देश के लॉ मेकर है, उन्होंने दो दिन पहले क्या कहा कि उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छे से वैक्सीन हो रहे हैं। इसका मतलब उत्तर प्रदेश में सामने इलेक्शन है, इसीलिए पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन। महाराष्ट्र का भी जिक्र किया है अपरूपा जी, महाराष्ट्र का भी जिक्र किया। यही तो बात है। नहीं पता ही नहीं इनको, मैं बारी बारी में आ रही हूँ। अपरूपा जी, एक सेकेंड, ममता बनर्जी, देखिए जफर जी, आने वाले दिन में आपको मालूम है कि राजस्थान में एक बार एक सरकार रहता है, दूसरे बार भारतीय, तो अभी कांग्रेस शासित है, तो आपको मालूम है कि आने वाले दिन में अब भारतीय जनता पार्टी आपको सत्ता और सत्ता की मोह आप देख रही है नेहा जी। इस पूरे कन्वर्सेशन में जो भी इनकी बातें हो रही है उसमें सिर्फ और सिर्फ इनकी राजनीति झलक रही है। आप देश के बारे में क्यों नहीं चिंता करते, राजनीति क्यों करना चाहते हैं? ठीक है, चर्चा को जारी रखेंगे। सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े। बार बहस की शुरुआत हम दरअसल कांग्रेस प्रवक्ता अमी याग्निक जी से करेंगे। अमी जी, आपको नहीं लगता जिस तरीके से जफर इस्लाम बता रहे हैं कि हर चीज की वजह दरअसल कोरोना से जुड़ी हुई है, और अगर ये सच भी है, लॉकडाउन की वजह से तमाम नौकरियां गई, लोगों का रोजगार कम हुआ, महंगाई अचानक से बढ़ गई, लेकिन
सॉल्यूशन क्या है? इसके साथ सरकार तय है, अपने जवाबों के साथ सरकार तैयार है। कल जब सदन में इस तरह के सवाल पूछे जाएंगे सरकार से, तो क्या सरकार यही बोलेगी हर बार कि कोरोना था, इस वजह से सब चीजें पटरी से उतर गई हैं, या फिर ब्रशिंग अंडर द कार्पेट चलेगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि अर्थव्यवस्था कोरोना के आने से पहले चरमराई हुई स्थिति में थी। बेरोजगारी उस टाइम भी 45 साल में नहीं थी, इतनी हाई थी, इतनी ज़्यादा थी बेरोजगारी। वो बताए थे सरकार ने जब इलेक्शन के टाइम पे कि हम इतने 2 करोड़ हर साल रोजगार देंगे, उसका कोई जवाब नहीं आया। आप कह रहे हो कि सरकार जवाब के साथ तैयार है। हमें पता है, सबको पता है कि जवाब के साथ तैयार है, पर उनके पास हल नहीं है, कोई बात का हल नहीं है। सिर्फ विपक्ष को ऐसा बताना कि भाई सवाल ना करे, विरोध कर रहे हैं विपक्ष हर उनके साथ में है, हर बात में साथ में है, पर वो बात करना नहीं चाहते। जैसे किसान की बात ले लो, हम कृषि के बारे में डिस्कशन करना चाहते, कमेटी को भेजना चाहते, भाई हमारे किसान हैं, हमारे देश के किसान हैं, हमारे अन्नदाता हैं, उनके साथ बात करके ये कृषि कानून निकाल के नए लाओ, उनके साथ बात करके लाओ, अपने अन्नदाता के लिए लाना है, पर वो बात करने को तैयार नहीं है। वैसे अभी वैक्सीन की आपने बात बताई, तो वैक्सीन कब सबको लगेगा वो बात नहीं बताई। वो और बातों पर उलझाते हैं, पर वो सही बात नहीं बताते कि 18 से 45 वाले यंगस्टर्स को आपने एक वैक्सीन नहीं दिया है। कोई राज्य में वैक्सीन पूरी तरह से पहुंचा नहीं है। बच्चों की तो तीसरी लहर में बात आएगी तब आएगी। ये कोरोना में हाल है, तो बच्चों की शिक्षा की, स्कूल की शिक्षा की, कॉलेज की शिक्षा की, ऑनलाइन शिक्षा की तो बात पूछना बेकार है इन लोगों को, क्योंकि वो जवाब देने को तैयार है पर हल देने के लिए तैयार नहीं है। महंगाई की बात करो, फ्यूल पेट्रोल की बात करो, आप उनके साथ अर्थव्यवस्था की बात करो, बस चर्चा नहीं करनी है। हाँ, कहते हैं प्राइम मिनिस्टर कि सार्थकता लाओ चर्चा में। अरे हमें हल चाहिए, हमारे देशवासियों के लिए बात कर रहे हैं। न तो भाजपा शासित राज्य की बात करते, न कांग्रेस शासित राज्य की बात करते। हर बात में आप ऐसी अलग अलग बातें करेंगे तो 130 करोड़ के नागरिक की बात कब करोगे आप? तो ये सारे मुद्दे हैं कि महंगाई की मार जो सबको लग रही है, उसका आप क्या हल लाएंगे? आप पेट्रोल डीजल के दाम की बात करते हो, आप इंटरनेशनल बात पे सीधे पहुंच जाते हो। अरे इंटरनेशनल दाम तो गिर गए हैं, तो फिर भी आप इतना महंगा तेल क्यों बेच रहे हैं अपने देश में? तो ये सारे जो रेवेन्यू आते हैं, महंगाई पर काफी चर्चा हो गई। तभी उस पर चर्चा होगी। आंदोलन जो पिछले कई महीनों से जारी है और संसद के बाहर तो अब धरना देने की भी चेतावनी हो गई है। इस बीच आपकी सरकार ने कहा है कि किसान बिल जो पारित हो चुका है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा, और जो कई दौर की बातचीत हो चुकी है वो भी अब तक बेनतीजा है। ऐसे में कैसे पार पाएंगे स्थिति से? देखिए नेहा जी, जिन्होंने जो भी बातें कही है अभी याग्निक जी ने, उसमें खुद उन्होंने अपने आप को कई बार कॉन्ट्रडिक्ट किया। अफसोस के साथ कह रहा हूं कि उन्होंने कहा कि बहुत सारी बातें कही, जैसे उन्होंने कहा कि इंटरनेशनल प्राइसेस कम हो रहे हैं। आप ज़रा सर मुताला कीजिए, फिर देखिए कि कम हो रहे हैं कि अपवर्ड प्रेशर है, ये आप ज़रा देख लीजिए। खैर जाने दीजिए, आपको एज ए अपोजिशन पार्टी मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आप रिस्पॉन्सिबली थोड़ा सा इंटरनेशनल प्राइसेस बढ़े हैं, लेकिन कंजम्पशन भी तो कम हुआ है। देश में कंजम्पशन भी तो कम हुआ है। लॉकडाउन के दौर में पेट्रोल डीजल की कम खपत हुई है ना सर? मैं उस पर भी जवाब दे सकता हूं, लेकिन मैं अभी चूंकि आपने दूसरा सवाल उठाया तो इसलिए पहले उस पर जवाब देता हूं। जहां तक कि पहले उसका जवाब देता हूं, फिर वापस आता हूं इस पर। किसान के सवाल का है, देखिए हम किसान भाई बहन के साथ हैं, अन्नदाताओं के साथ है। बार बार कहा हमने, एक बार नहीं अनेक बार कहा कि वो जो कानून है वो एक ढांचा है, कानून में आपको चेंज करने के प्रावधान है। हमने कहा जिसमें आप ले लीजिए, हमारी आंखों से जो मिस कर गया, आपको लगता है इसमें चेंजेस चाहिए, भाई ढांचे में चेंजेस करने में क्या अर्थ है? लेकिन कानून खत्म करना, ये ऑपोजिशन वालों ने उनको गुमराह करने की कोशिश की है कि आप कहीं ना कहीं कानून ही खत्म कर दो। भाई कानून में क्या लिखा है? वो तो एक कोरा कागज के जैसा आपको लिखना है, आपको जो आपको समझ में आए लिखिए। आपको जो चेंजेस चाहिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आप फोन कीजिए, मेरे साथ आके बैठिए, जो समस्याएं हैं उसका हम समाधान निकाल लेंगे। हम ओपन माइंड से कह रहे हैं, ये क्लोज माइंड से उसको आप चाहते हैं कि इसको तुल दें, इसको मुद्दा बनाएं, इसलिए कि और उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, तो इस तरह के मुद्दा बना के थोड़ा राजनीतिक चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आपने पार्लियामेंट में डिस्कशन किया था, आप भी थी वहां मौजूद। आपने जब आपको डिस्कशन करना था, आप धरना प्रदर्शन करने में बिजी हो गई थी।
लेकिन हकीकत तो यह है कि हमने बहुत चर्चा की है और उसके बाद भी चर्चा की है, और आज फिर कह रहा हूँ कि कोई भी मुद्दे पे हम किसान भाई बहन से बात करने के लिए हमारी सरकार तैयार है। उसके संकेत एक नहीं अनेक बार दिए हैं। स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि आप हमें फोन कीजिए, 4 घंटे में चाहे कोई भी चीज हो, मीटिंग हो, उसको रीशेड्यूल करके आपके प्रतिनिधियों से मिलेंगे और उसके जो भी आपके ऑब्जर्वेशन, एक नहीं 50 ऑब्जर्वेशन होंगे, उसका संशोधन अगर करके इतने खुले मन से, इतने खुले विचार से अगर आपकी सरकार किसानों के या फिर किसानों के प्रतिनिधि से बात कर रही थी, तो अभी तक हल क्यों नहीं निकला? इतने लंबे क्यों चल गए ये आंदोलन? इतना लंबा क्यों ये पूरा जो हमने देखा कि किसानों का रोष है, ये क्यों चला है? क्यों नहीं आप उन्हें मना पाए? देखिए नेहा जी, जब अगर किसी चीज में राजनीति का जो दौर शुरू हो जाता है और राजनीतिकरण किसी चीज का हो जाता है, तो ऐसे जो सिंपल मसले भी पेचीदा हो जाते हैं और उसके लिए पूरे तौर से जो है इररिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन है। इसलिए कि जिस तरह से कांग्रेस पार्टी ने तुल दिया इस चीज को, और खासकर इसने जो ऐसे उनको कहना चाहिए था भाई ये हम बात कर रहे हैं, चलो हम बात कर लेते हैं। एक रिस्पॉन्सिबल ऑपोजिशन का क्या काम है? आप किसानों के बारे में बात करते हैं, किसानों की ये समस्याएं हैं, इसका आप जफर इस्लाम जी कह रहे हैं कि राजनीति से प्रेरित है ये किसान आंदोलन, असल मुद्दों से भटक गए हैं किसान, राजनीति से प्रेरित है ये। नहीं, ये इनसे मैं आप पूछ लीजिए कि भाई आप किसानों से बात करके आप बताइए 10 चीजें ये चेंज करनी है, हम करवा देंगे? वो नहीं बताएंगे। इनको कहना कि हाँ रिपील करो, ये करो, वो करो। देखिए नेहा जी, किसान सारा रेडी है बात करने के लिए। उनको प्रधानमंत्री जी ने बताया कि मैं एक कॉल ही दूर हूं, वो कॉल कभी हुआ नहीं है। आप ऐसा कहते हैं कि भाई अमी जी या कांग्रेस, वो तो नाम ऐसा है। आप अगर आपके डिबेट देखेंगे ना, तो बीजेपी के प्रवक्ता हम पे इतना इंडिविजुअली बोलते हैं जैसे उनको सारी बातें पता है। ये अच्छा नहीं लगता है कि आप किसी पर्सनल पे नाम लेके अटैक करो। पूरा विपक्ष क्या लेगा, वो क्या करेंगे सदन में, वो जवाब नहीं देंगे, वो नहीं, ऐसी बातें नहीं करते। पर किसान के साथ बात नहीं हो रही है। किसान जो कह रहा है कि भाई ये सारे कानून हमारी जमीन ले लेगा, हमारे दाम ले लेगा, हमें पूछा नहीं है, और हमें पूछे बिना ये कानून लेके आए हो, तो हमसे ये कानून वापस लेके नया कानून बनाओ, हमसे बात करो। हम है किसान, वी आर द मोस्ट अफेक्टेड पीपल। वो बात नहीं करनी है और सारा ध्यान विपक्ष पे ले जाना है, कांग्रेस पे ले जाना है। वो बाहर निकल गए, वो धरना पे गए। मैं आपको इतना बताना चाहती हूं, मुझे नहीं नाम लेना चाहिए, लेकिन लेट अरुण जेटली जी और लेट सुषमा स्वराज जी ने राज्यसभा में कितना टाइम राज्यसभा को खारिज कर दिया था, टाइम कितना वो गया था, वो हमें बात नहीं करनी है। अजय आलोक जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। अजय आलोक जी, 90%। तो ये सारी बातें आज नहीं करनी चाहिए आपको। अजय आलोक जी, देखिए किसान आंदोलन इतना लंबा क्यों चला है? क्योंकि आपकी साझा सरकार है और आप इस सरकार के एक अहम प्रवक्ता हैं, क्यों इतना लंबा चल रहा है ये आंदोलन? देखिए नेहा जी, मेरी और आपकी कुछ बात पे अनबन हो जाए ना, तो उसके बाद हमारी बातचीत तभी शुरू हो सकती है जब हम और आप दोनों बातचीत करने के तैयार हो। मैं तैयार हूं सब बात करने को, आप तैयार नहीं है तो हमारी बातचीत कभी नहीं हुई है। किसान आंदोलन नहीं है, यह स्वार्थ से प्रेरित कुछ राजनीतिक लोगों का आंदोलन है, जो कि पंजाब, हरियाणा और कुछ पश्चिमी उत्तर प्रदेश के किसान हैं, जिनका कोई जनाधार नहीं, इनका एक ही मकसद है। कांग्रेस पार्टी सपोर्ट कर रही है, सब कोई जानता है। पृष्ठभूमि भी कांग्रेस ने तैयार की थी। हंगामा चलते रहेगा ये पंजाब चुनाव तक। पंजाब चुनाव के बाद शांत हो जाएगा, देख लीजिएगा। ना अकाली चाहते हैं खत्म हो, ना कांग्रेस चाहती है खत्म हो, दोनों अपनी अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। मैं आज एक बात आपके चैनल के माध्यम से इस देश की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस को बोलना चाहता हूं कि और बगल में टीएमसी भी बैठी हुई है, 23 सांसदों वाली पार्टी है। आज की तारीख में दोनों को जोड़ लीजिए तो 75 सांसद इनके हैं लोकसभा में, 15% का रिप्रेजेंटेशन है लोकसभा में। ये कम नहीं होता है। लेकिन क्या सही में, और कांग्रेस पार्टी 70 वर्ष तक इस देश पे राज भी कर चुकी है। अगर सही में सरकार पे दबाव बनाना चाहते हैं, अगर सही में जनता के हित चाहते हैं, तो क्या ये जीएसटी काउंसिल में तेल की कीमतों को जीएसटी के दायरे में लाने की मांग करेंगे ताकि एक सार्थक बहस हो सके? क्या टीएमसी ममता दीदी तेल की कीमतों को जीएसटी काउंसिल में लाने को तैयार हो जाएंगी, या कांग्रेस शासित 4 राज्य तैयार हो जाएंगे जहां पर सबसे ज्यादा राज्य जीएसटी कलेक्ट कर रहा है एक्साइज के माध्यम से? अगर सार्थकता लानी है तब तो ऐसी बहस कीजिए जिससे जनता का फायदा हो सके। नहीं तो आप ब्लेम करते रहिएगा भाजपा को, भाजपा ब्लेम करते रहेगी आपको, पिसेगी जनता।
आप ये मानने को तैयार नहीं है कि यह असाधारण समय है, कोरोना काल है, रेवेन्यूज के और सोर्सेज बंद हो गए हैं, पैसे की बहुत जरूरत है देश को, आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा, चीन है, आपका बॉर्डर है, आपको आर्मी को सुदृढ़ करना है, आपको इंस्टीट्यूशंस बनाने हैं, आपको हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करना है। कहां से होगा? पैसे चाहिए ना। पैसे आने का सोर्स है, इकोनॉमिक एक्टिविटी ठप हो चुकी है, तो देश कहां से रेवेन्यू लाएगा? आप ही बताइए। जनता पे बोझ भी नहीं देना है तो जनता को कम सहूलियत भी देनी है, तो लाइए, चलिए सबको एक कंसेंसस बनाए कि जीएसटी काउंसिल में इस बात की चर्चा हो कि तेल को लाया जाए जीएसटी के दायरे में। क्या कांग्रेस पार्टी इसके लिए तैयार है? टीएमसी तैयार है? कुछ भी देखिए, सामने आ जाएगा ये कितना जनता को आराम देना चाहते हैं। क्योंकि 100 पार कर गया है पेट्रोल डीजल का दाम। कई ऐसे राज्य हैं और कांग्रेस शासित राज्य में, और आपकी बात भी मैं समझ रही हूँ, लेकिन ये मांग पहले भी उठ चुकी है कि जीएसटी के दायरे में पेट्रोल डीजल के दामों को लाया जाए, लेकिन यही सिर्फ समाधान नहीं है। बहुत सारी ऐसे इश्यूज हैं इस वक्त जिनको एड्रेस किया जाना है। जाहिर तौर पर कल जो मॉनसून सत्र की शुरुआत होने वाली है, इस सत्र के हंगामेदार होने के पूरे आसार। खुल्लम खुल्ला बहस करेंगे क्योंकि 19 जुलाई से संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत हो रही है और तमाम विपक्षी पार्टियां अपने अपने मुद्दों के साथ तैयार है। तमाम डिटेल खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं aajtak.in पर। देखते रहिए आज तक।